डियर स्टूडेंट्स, आज हम पब्लिक ऑफर एंड प्रोस्पेक्टस का फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो प्रविवरण हैं उनके क्या क्या अवयव होते हैं। हम ये जानते हैं कि जो प्रविवरण है उसको पब्लिक ऑफर के लिए बनाया जाता है ताकि जो जनरल पब्लिक है वो ये पता लगा सके कि जो कंपनी है जिसने कि पब्लिक ऑफर इशू किया है, ऑफ़र किया है, वो अपने आने वाले समय में किन किन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किस प्रकार से लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाभ ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पर हम ग्रोथ की भी बात सोचते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाता है, तो वो बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो क्रय विवरण है उसके अवयव और घटक क्या 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 होंगे, वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले डेट इम्पॉर्टेंट है कि वो जो पब्लिक ऑफ़र है वो कब इशू किया गया, कब वो चालू होगा और कब वो समाप्त होगा। उसके बाद में आता है जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसा कि कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है, जिन जिन अथॉरिटीज़ को प्रिस्क्राइब किया गया है उन अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर्स हैं या नहीं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोस्पेक्टस का 99% जो पार्ट है वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है और 1% पार्ट उसका बनने के जो नियम हैं उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या क्या देनी होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम और एड्रेस, जो पब्लिक ऑफर है वो कब चालू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, उनकी डेट्स, उनकी ड्यूरेशन, अलॉटमेंट लेटर्स और रिफंड्स का जो प्रोसेस है उसका एक डिक्लेरेशन, बोर्ड है, बोर्ड मेंबर्स जो हैं उनका एक कलेक्टिव स्टेटमेंट कि वो इस पब्लिक ऑफर के बारे में क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग एजेंट्स कौन कौन है, किस प्रकार से उसकी अंडरराइटिंग है, उनकी डिटेल्स, जो डायरेक्टर्स हैं उनकी कंसेंट कि डायरेक्टर्स एक मत हैं इस पब्लिक ऑफ़र के लिए, उनकी एक कंसेंट लेटर होगा, वो इनक्लोज्ड होगा। और इशू के लिए अथॉरिटी कौन है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इशू है वो कंपनी खुद नहीं करती है, किसी दूसरे मर्चेंट बैंकर्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को वो हैंड ओवर करते हैं और वो सभी ये काम संभालते हैं, क्योंकि ये काम इतना ज़्यादा है कि यदि कंपनी इस काम को करने लगेगी तो वो अपने डेली बिजनेस ऑपरेशंस पर ध्यान नहीं दे पाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, उनको ये कार्य दे दिया जाए। तो वो जो अथॉरिटी है वो कौन है, अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा और टाइम शेड्यूल क्या होगा, उसके बारे में भी इसमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना यानी डेट इक्विटी मिक्स। जो कंपनी है वो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को कितना पार्ट डेट में रखेगी, कितना पार्ट इक्विटी में रखेगी। कहीं वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो नहीं कर रही है, कहीं वो पूरी तरह से फाइनेंस डेट से तो नहीं कर रही है। इस तरह की चीज़ें हैं, इनसे जुड़े हुए नियम भी हैं और मिनिमम शेयर कैपिटल के भी नियम हैं। तो क्या कंपनी उनको पूरा कर रही है, वो सभी जानकारियाँ इस क्लाउज में आपको देखने को मिलती हैं। मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफर के थ्रू जो फंड्स एकत्रित किया जा रहा है, जो कोष बनाया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या उद्देश्य लिए गए हैं, क्या कंपनी के उद्देश्य ठीक हैं, क्या कंपनी सही उद्देश्यों के साथ में कार्य कर रही है, कंपनी का अभी प्रेजेंट में क्या बिजनेस है और फ्यूचर में क्या बिजनेस होगा, क्या प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं, ये सभी जानकारी उसमें होगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन का प्रीमियम कितना है, ऑन अलॉटमेंट कितना है, फर्स्ट कॉल कितना रहेगा, वगैरह वगैरह की सारी जानकारी इनमें लिखी हुई होगी। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, उसके सारे जो क्लाउजेज हैं उनको पूरा करना ज़रूरी होता है और जो शेयर की प्राइसिंग है उसके लिए जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें कंपनी लिस्ट होना चाह रही है, अपने शेयर्स को लिस्ट करना चाह रही है,
उसकी जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करना या ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स क्या है, वो कब एग्जिस्टेंस में आएगा, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, कितना कोष चाहिए और उस कोष को किस प्रकार से खर्च किया जाएगा। अभी यदि कंपनी पुरानी है तो वो उसने तरह तरह के कोषों को किस प्रकार से काम में लिया है और उनके डिफरेंट रेशोज़ क्या रहे हैं उसकी वो जानकारी देते हैं। कितना एप्रिसिएशन रहता है, कितना रिटर्न उन्होंने इन्वेस्टर्स को दिया है, वो सभी जानकारी वो लोग इस क्रय विवरण में लिखते हैं। यदि कोई लिटिगेशन है, किसी प्रकार का वाद परिवाद प्रस्तुत है, तो उसकी सारी जानकारी कंपनी को देनी है यदि वो इस पब्लिक ऑफर से रिलेटेड है तो, या वो लिटिगेशन जो इस प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकती है उसकी जानकारी देना यहाँ पे अनिवार्य है। यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनीज एक्ट 2013 में उसके लिए अलग से प्रावधान दिए हुए हैं। तरह तरह की रिपोर्ट्स हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट है और डायरेक्टर्स की जो डिक्लेरेशन है, वो सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। यदि हम अदर्स की बात करें, अदर्स मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो इसमें नहीं लिखी गई है, तो उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे कि एक्सपर्ट सर्टिफिकेट हो सकता है और कुछ ऐसी अगर जानकारी है जो इसमें नहीं दी गई है लेकिन वो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए, तो उसके लिए पनिशमेंट भी दिया हुआ है कि उसको फ़ाइन देना पड़ेगा 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये तक, और जो कि 3 लाख रुपए तक एक्सीड कर सकता है। 50 लाख से 3 लाख तक की रेंज में वो रह सकता है। और दूसरे जो प्रावधान हैं इसके, उसमें उनको अलग से पेनल्टीज़ इम्पोज की जा सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें क्रय विवरण में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी होता है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रोविज़न है इश्यू से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो प्रोविज़न को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।